हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द्वारा संचालित एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर के इस स्पेशल सेशन में। और आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी है कि हम ये जो करंट अफेयर की क्लासेस चला रहे हैं ये अभी प्रतियोगिता दर्पण और साथ ही जो रोजगार निर्माण जो न्यूज़पेपर है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला जाता है उन पर ही बेस है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में हमने रोजगार निर्माण इसके पहली डेट वाला यानी प्रीवियस, अभी जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है, ये 16 तारीख का रोजगार निर्माण हम यहाँ पर देख रहे हैं और 16 से 22 का। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 9 तारीख से 15 तारीख तक का रोजगार निर्माण देखा था। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज ये जो पेपर है इसकी जो भी प्रमुख खबरें हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर एक बार निगाह डाल देते हैं। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जो एमपी गवर्नमेंट है उसको बने हुए चुनाव के बाद एक वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो इस उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक वर्ष में क्या क्या रहा, आगे क्या रहेगा एमपी गवर्नमेंट के लिए, वो देखते हैं हम। देखिए लिखा है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए ज्ञान, देखिए मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, वो क्या है, ज्ञान, यानी विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं और वो GYAN ज्ञान के नाम से बताए हैं। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान और एन से नारी सशक्तिकरण। ये ज्ञान, ये आपसे पूछ सकते हैं कि विकसित भारत 2047 के 4 स्तंभ, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके जो 4 स्तंभ हैं वो क्या हैं, वो ज्ञान है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण। तो ज्ञान पर आधारित 4 मुख्य स्तंभों की जानकारी दी। इसके अलावा 11 दिसंबर से जन कल्याण पर्व मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा और ये जो जन कल्याण पर्व है ये एक वर्ष पूरे होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए जाएंगे उसी जन कल्याणकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को अतिरिक्त सहायता कितनी दी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये अतिरिक्त सहायता किसानों को दी जा रही है। इसी के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये भी प्रारंभ किया जाएगा। आगे देखें। इसके अलावा 2025 औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा या कर दिया है, ये मध्य प्रदेश के लिए है। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। आपको ध्यान रखना है ये 2025 औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। इसके अलावा क्या किया जाएगा, श्री कृष्ण पाथेय और श्री राम गमन पथ, श्री राम वन गमन पथ, ये 2 पथ हैं जिनका निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से हैं, श्री कृष्ण पाथेय और श्री राम वन गमन पथ, इन दोनों पथों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन को मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी मिली है, ये भी आपको जानकारी होगी। तो पहली मेडिसिटी प्रदेश की कहाँ है, उज्जैन। इसके अलावा अधोसंरचना विकास में क्या है, 14,440 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन ये
निर्माण कार्य चल ही रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। लागत कितनी है इसकी? 14,440। फिर प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, यानी अभी मध्य प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है? लगभग 50 लाख हेक्टेयर है। अगले 5 वर्षों में इसे 1 करोड़ हेक्टेयर करने का उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र कितना करने का उद्देश्य रखा है सरकार ने? तो ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र करने का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जाएगा। यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है आपसे, आप सब पूछ सकते हैं तो उज्जैन का विकास किस तीर्थ स्थान के मॉडल के आधार पर किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हरिद्वार के मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। किसका विकास? उज्जैन का विकास। तो ये इतना हुआ क्या? ये जो 1 वर्ष हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, उसके अंतर्गत जो जो भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार के लिए काम किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी। चलिए, ये जो वीक था, इस वीक में क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। चलिए, सबसे पहली बात करें हम फिर से एक बार किसकी? इजराइल की। और इजराइल में हम चर्चा करें, इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स, ठीक है, गोलान हाइट्स एक पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, नाम आपको ध्यान रखना है, गोलान हाइट्स। तो इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है, यानी क्योंकि सीरिया वहां से पीछे हट गया, तो अब इजराइल की सेना ने रक्षा को ध्यान में रखते हुए गोलान हाइट्स, तो आपको ध्यान रखना है ये इजराइल की बाउंड्री पर गोलान हाइट्स कुछ पहाड़ियां हैं, ये भी विवादित क्षेत्र है, जैसे भारत में कश्मीर विवादित क्षेत्र है, ऐसे ही गोलान हाइट्स भी इजराइल कहना चाहिए जो उनका सीमा वाला भी है, विवादित क्षेत्र है। तो अभी हाल फिलहाल गोलान हाइट्स पर किसने कब्जा कर लिया है? इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है। चलिए आगे देखें। हाँ, यहाँ देखा है 13 दिसंबर को देखिए लिखा हुआ है, तो कोई 30 लड़ाकू विमान और K9 होवित्जर के लिए परियोजनाओं को मंजूरी। एक्चुअली क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, और मेक इन इंडिया में अब ये जो दोनों लड़ाकू विमान है ये भारत में ही बनाए जाएंगे। कौन कौन से? तो कोई 30 और K9 होवित्जर, इनको मंजूरी मिल गई है और इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के अंतर्गत सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30, यानी सुखोई 30 कितने बनेंगे? 12। तो 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और सेना के लिए 100 K9 वज्र सुचालित होवित्जर के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुखोई 30 और K9 होवित्जर ये अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत इनका निर्माण कहाँ किया जाएगा? इनका निर्माण हमारे देश में ही किया जाएगा। चलिए आगे देखें यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी। अब बात करें हम किसकी? हम बात करें कि डिजिटल, विगत 1 वर्ष में डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अभूतपूर्व प्रगति, यानी ये जो 1 वर्ष पूरा हुआ है उसके अंतर्गत ही सारे कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। तो 1 वर्ष में डिजिटल और IT सेक्टर में मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ गया है ये, तो इसमें आपको कुछ प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो जन सेवा के लिए और जन कल्याण के लिए रखे गए हैं, उसके नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है संपदा 2.0, और साथ ही साथ क्या है, साइबर तहसील। तो साइबर संपदा 2.0 और साइबर तहसील जैसे प्लेटफॉर्म नागरिक सेवाओं को सरल बना रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं, यानी नागरिक सेवा को मजबूत बना रहे हैं। देखिए, संपदा 2.0
ये जुड़ा हुआ है जमीन की रजिस्ट्री के साथ। और इसमें क्या है, जो ई स्टाम्प है, ई पंजीयन है, स्टाम्प शुल्क, ये सब क्या हो चुका है, मकान खरीदते समय जो रजिस्ट्री का जो पूरा का पूरा काम है ये ऑनलाइन कर दिया गया है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, संपदा 2.0। संपदा नाम आपको याद रखना है। और आपसे पूछ सकते हैं कि जो संपदा प्लेटफॉर्म है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्टाम्प रजिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। साइबर तहसील जितने भी राजस्व प्रकरण हैं, जैसे जमीन का हस्तांतरण या राजस्व न्यायालय के प्रकरण, ठीक है, जमीन का नामांतरण जो पटवारी और तहसीलदारों के अंडर में था या अभी भी है वो, तो वो साइबर तहसील वो भी सब क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये दो बहुत बड़े काम हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में इनमें बहुत बड़ा काम किया है। चलिए, इसके अलावा राज्य में एवीजीसी नीति 2024 भी लागू की जा रही है। यानी एवीजीसी पॉलिसी, एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक्स, सॉरी विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। क्या क्या है, एनिमेशन, ए से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट्स, जी से गेमिंग और सी से कॉमिक्स। तो कौन सी नीति है, एवीजीसी नीति 2024। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इस क्षेत्र में नई संभावना का द्वार खुला है। साथ ही साथ राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024 भी तैयार की गई है। तो यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से ये नीति संबंधित है। एवीजीसी पॉलिसी 2024 को भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आईटी के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम चर्चा करें यहाँ कुछ एडवर्टीजमेंट्स और वैकेंसीज। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, रोजगार निर्माण में ये हमेशा ही मिलती हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। आपको ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और या इसी के साथ साथ आप याद भी कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो करंट अफेयर होता है उसके नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। परीक्षा के जब समय पास में आ जाता है तो उस समय रिवीजन करने के लिए बहुत काम में आते हैं, इसलिए नोट्स बना लेना ज़्यादा बेटर है। चलिए, हम बात करें साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग में कुछ पुरस्कार मिले हैं अभी। साइकिलिंग सुपरस्टार ताजेद पोगाकर, ये लिखा हुआ है नाम, तादेज पोगाकर को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष राइडर के रूप में वेलोडी और से सम्मानित किया गया। यानी वर्ष के, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ साइकिल राइडर 2024 के, इसका पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नाम ध्यान रखना है तादेज पोगाकर, पुरुष की कैटेगरी में तादेज पोगाकर। महिलाओं की कैटेगरी में बेल्जियम की विश्व चैंपियन लोटे कोपेकी, इनको सर्वश्रेष्ठ राइडर महिलाओं की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। ये साइकिलिंग की चर्चा की जा रही है, तो साइकिलिंग के राइडर में पुरुष कैटेगरी में तादेज पोगाकर और महिलाओं की कैटेगरी में लोटे कोपेकी, ये दो नाम आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट बात की जाए मेटा। अभी आपको मालूम होगा जो फेसबुक है, फेसबुक को मेटा के नाम से अब जाना जाता है। तो मेटा ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है, लामा 3.3 मॉडल। तो लामा 3.3 ये एआई मॉडल है, यानी इसका यूज करके ये एआई से इसका यूज, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मॉडल है और इसका कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, तो चैट जीपीटी की तरह है ये, लेकिन ये जो मॉडल है ये चैट जीपीटी से थोड़ा ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि ये कमर्शियल और स्टार्टअप्स ये इससे सहायता ले सकते हैं। यानी बिजनेस की कैटेगरी में, स्टार्टअप की कैटेगरी में ये जो लामा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या है, कोई भी इसका यूज़ कर
सकता है, जैसे चैट जीपीटी का भी कोई भी यूज़ कर सकता है। आपको लामा नाम ध्यान रखना है, और ये किसका है आपसे पूछ सकते हैं, लामा एआई मॉडल किस कंपनी का है, तो मेटा का है, यानी फेसबुक का है वो। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। कई बार पूछ लेते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अमेरिका के नब्रास्का प्रांत में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया, और यहाँ के लिंकन शहर में स्थित सरकारी कार्यालय स्टेट कैपिटल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो बात की जा रही है किसकी, अमेरिका की जा रही है। कौन सा प्रांत है वहाँ का, नब्रास्का प्रांत, और शहर कौन सा है, लिंकन शहर है। यहाँ एक सरकारी कार्यालय है, तो उस सरकारी कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो 21 दिसंबर को क्या कर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया है, और ये भारत का ही प्रस्ताव था। भारत के प्रस्ताव से ही क्या किया गया है, 21 दिसंबर, क्योंकि अभी हाल ही में घोषित हुआ है, इसलिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस है, विश्व ध्यान दिवस, आपको डेट याद रखना है, 21 दिसंबर। किसने घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे कुछ और अभी हाल फिलहाल बाकी की सारी न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो विश्व ध्यान दिवस जो मैंने अभी आपको बताया, तो विश्व ध्यान दिवस आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं, रोजगार निर्माण बहुत बड़ा समाचार पत्र। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी जो सीएम यूके और जर्मनी की यात्रा पे गए थे, तो वहां से 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये राशि ध्यान रखना है कि यूके और जर्मनी से 78,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। ये मध्य प्रदेश में निवेश किया जाएगा 78,000 करोड़ का, जो यूके और जर्मनी की यात्रा से मिला है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करें नर्मदापुरम की। तो उद्योगपति और निवेशक मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में बने सहभागी, और नर्मदापुरम के लिए सीएम ने ये बताया है कि नर्मदापुरम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। कितने, 31,800 करोड़ रुपए। ये एफडीआई केवल नर्मदापुरम में ही आएगा। एमपी आईडीसी मध्य प्रदेश, हम बात करें एमपी आईडीसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सर्व सुविधायुक्त कार्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, ये नर्मदापुरम में प्रारंभ होगा। कौन सा, एमपीआईडीसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ध्यान रखिएगा नर्मदापुरम में 31,800 करोड़ रुपए का एफडीआई आएगा, निवेश आएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा की जाए, बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए डोर टू डोर योजना बनी प्रदान। और ये जो योजना चल रही है, ये कहाँ पर है चल रही है, ये इंदौर नगर में चल रही है, और इसके अंतर्गत ये किया जा रहा है कि जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग जो बुजुर्ग लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, वो उनके घर जा कर के क्या करेगा, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से बिजली का बिल स्वयं जमा करेंगे। वो जो बिजली कंपनी के कर्मचारी हैं, वो इनके घर जाएंगे और बिजली का बिल जमा करेंगे, इनसे पैसे लेंगे, और उसकी रसीद भी उनको दी जाएगी। तो ये डोर टू डोर है, क्योंकि वो या तो बिजली के ऑफिस आए और वहां आकर के जमा करें, तो उनके साथ समस्या हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जिनको चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है, और उनका कोई सहयोग भी नहीं करता है, तो उनके लिए डोर टू डोर स्कीम चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट, प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज होती है, इसके लिए प्रयास जारी है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में 100 दिवसीय निक्षय अभियान, कौन सा अभियान चल रहा है? निक्षय अभियान। टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षय। तो निक्षय यानी कि टीबी को दूर करने से संबंधित अभियान कितने दिवस का है? 100 दिवस का है। कहां से प्रारंभ किया है? नर्मदापुरम से प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में देश को वर्ष 2025 तक टीबी अर्थात क्षय रोग से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि टीबी को कितने मतलब कौन से वर्ष तक टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। तो उसी दिशा में ही ये अभियान प्रारंभ किया गया है 100 दिवसीय। तो ये जो अभियान है टीबी क्षय मुक्त, ये देश के 347 जिलों में प्रारंभ हो रहा है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं इसमें? 23 जिले। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के 23 जिले इसमें सम्मिलित हैं। क्या किया जाएगा इस अभियान में? टीबी प्रकरण की पहचान की जाएगी, टीबी से जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने का प्रयास किया जाएगा और नए टीबी प्रकरण इसमें भी कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये अभियान चलाया जा रहा है, नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है, 100 दिवसीय अभियान है। ये महत्वपूर्ण न्यूज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, आनंद उत्सव की चर्चा करते हैं। प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाया जाएगा और ये जो आनंद उत्सव मनेगा ये 3 चरणों में मनाया जाएगा। और आनंद उत्सव में देखिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, खेल, संगीत, मनोरंजन, ये इससे संबंधित है। ठीक है, जैसे स्थानीय स्तर के खेल जैसे कबड्डी, खो खो, बोरा रेस, रस्साकसी, चम्मच दौड़, लोक संगीत, नृत्य, नाटक, भजन, यानी ये हमारे जीवन के हर्ष और आनंद से संबंधित है। यानी जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आनंद उत्सव 14 से 28 जनवरी तक मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा की जाए। फिर से कई सारे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को भारत सरकार ने स्वर्ण पदक प्रदान किया है। ये पुरानी न्यूज है, नई न्यूज नहीं है, लेकिन बीच में आ गई इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उज्जैन का, वो स्वर्ण पदक प्राप्त, भारत सरकार की ओर से स्वर्ण पदक प्राप्त पार्क है। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ का? उज्जैन का। चलिए नेक्स्ट न्यूज की चर्चा करें। अब स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज लास्ट जो वीक की है वो बहुत कहना चाहिए महत्वपूर्ण न्यूज है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की है, जहाँ बहुत बड़ा उलटफेर किया था भारतीय खिलाड़ी मुकेश ने। ठीक है, सबसे कम उम्र के ये विश्व चेस चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज डोम्मा राजू मुकेश, यानी इनका जो नाम है वो क्या नाम है? डी मुकेश, और डी फॉर क्या है? डोम्मा राजू, शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। सिंगापुर में आयोजित फिडे विश्व शतरंजन चैंपियनशिप, फिडे एक संस्था है, ठीक है, जैसे फीफा संस्था है ऐसी फिडे भी संस्था है। तो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुकेश ने 14 बाजियों तक चले कड़े मुकाबले में चीन के गत चैंपियन डिंग लरेन को हराकर खिताब जीता। तो इन्होंने चाइना के डिंग लरेन को हरा करके खिताब जीता है और 18 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन के सबसे युवा चैंपियन है, यानी ये सबसे कम उम्र के चैंपियन बन चुके हैं। इसलिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने डिंग लरेन, चाइना के जो डिंग लरेन है उनको हराया। ये चेस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? सिंगापुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, कुश मैनी, ये फार्मूला 2 जो भारतीय कार रेसर हैं, कुश मैनी, जैसे F1 रेस होती है
ऐसे ही क्या है, F2 भी एक रेस है जो F1 से नीचे कैटेगरी की रेस है। और भारतीय कार रेसर कुशमैनी ने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच लिया है और ये पहले भारतीय कार रेसर बन गए हैं जिन्होंने ये F2 रेस जीती है। कहाँ आयोजित हुई थी? आबू धाबी में ये रेस आयोजित हुई थी। तो कुशमैनी ने कौन सी रेस जीती है? F2 फार्मूला 2। ये कार रेसिंग की चैंपियनशिप है। चलिए नेक्स्ट देखें। शम्मी सिल्वा बने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के हैं। कौन? शम्मी सिल्वा। ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो जय शाह जी थे, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जय शाह अब आईसीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन बन गए हैं। तो ये पद खाली हो गया था एशियाई क्रिकेट काउंसिल वाला, तो वो किसको मिल गया है? शम्मी सिल्वा को वो पद मिल गया है। शम्मी सिल्वा कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। चलिए नेक्स्ट। सबालेंका बनी WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं टेनिस की, यानी लॉन टेनिस की। बेलारूस जो देश है, तो बेलारूस की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका को WTA कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी यानी 2024 की ये बात हो रही है। किसके लिए? 2024 के लिए। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTA ने 2024 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो किसको चुना है? वो अरीना सबालेंका। और ये कहाँ की हैं? यह है बेलारूस की। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। फीफा वर्ल्ड कप 2034। फीफा एक संस्था है जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप करवाती है, पुरुष और महिलाएं दोनों की कैटेगरी में। तो 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। ठीक है, आपको लाइन से याद रख लेना है। अभी जो वर्ल्ड कप होंगे 2026 में होगा एक तो 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का वो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों देश यानी नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों लोग मिलकर के आयोजित करेंगे 2026 का। फिर 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये स्पेन यूरोप में है। स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों यूरोप में, और साथ ही साथ मोरक्को, यानी मोरक्को कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को ये 2030 का वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। और 34 का कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। ये पुरुष वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। 2030 में फीफा वर्ल्ड कप के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लें, आपको 26, 30 और 34 तीनों ही याद रखना है। 26 नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। इसके अलावा 26 मैंने अभी 30 मैंने अभी आपको बताया स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। और 34 में कौन है? सऊदी अरब। इसी के साथ साथ महिलाओं का जो विश्व कप रहेगा 2027 वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है ब्राजील। और तो पहली बार किसी दक्षिणी अमेरिकी देश को महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी मिल रही है। तो 2027 का जो महिला विश्व कप फुटबॉल होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। यह एमपीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। बड़ौदा ने बनाया 2020 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर। देखिए बड़ौदा क्रिकेट क्लब एक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट क्लब है। तो T20 फॉर्मेट जो होता है जिसमें 20-20 ओवर के मैच होते हैं क्रिकेट में, उसका सबसे बड़ा स्कोर बड़ौदा ने बना दिया है। तो ट्रॉफी कौन सी थी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा और सिक्किम के बीच खेले गए मैच में बड़ौदा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 349 रन बना दिए। ये राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा स्कोर है। 349 अभी तक का राष्ट्रीय स्तर का किसने बनाया? बड़ौदा ने।
किसके विरुद्ध बना दिया है? सिक्किम के विरुद्ध बनाया है। लेकिन इंटरनेशनल स्कोर नहीं है ये सबसे बड़ा। इंटरनेशनल स्कोर कौन सा है? यह है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ने इस वर्ष गाम्बिया के खिलाफ 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 4 विकेट खोकर 344 रन बनाए थे। ये इंटरनेशनल T20 का सबसे बड़ा स्कोर है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दो अलग अलग कैटेगरी हैं। इंटरनेशनल में क्या है? 344 जिम्बाब्वे के नाम पे है। नेशनल में किसके नाम पर आ गया है? बड़ौदा के नाम। उन्होंने क्या किया है? 5 रन ज्यादा बना लिए, 349 रन बनाने का सबसे बड़ा स्कोर। तो ये T20 फॉर्मेट के सबसे बड़े स्कोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, भारत के 9 वर्षीय खिलाड़ी आरिथ कपिल ने शतरंज में नया कीर्तिमान बनाया है। आरिथ ने KIIT इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में अमेरिका के ग्रैंड मास्टर और 66 वर्षीय खिलाड़ी राशिद जियादिनोव को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इस जीत के साथ ही आरिथ शतरंज ग्रैंडमास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी एज कितनी है? 9 वर्ष 2 महीने और 18 दिन। देखिए कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि इन्होंने ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा भारतीय, ठीक है, ये कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, वो डी मुकेश थे। तो ये आरिथ हैं। आरिथ ने, इनकी जो उपलब्धि है वो ये है कि इन्होंने किसी ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के जो भारतीय हैं, वो भारतीय कौन है? वो है आरिथ कपिल। और ये कितने वर्ष के हैं? 9 वर्ष 2 महीने और 18 दिन के लिए हैं। आपसे हो सकता है कि केवल और केवल नाम पूछ लिया जाए कि आरिथ कपिल कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये शतरंज के खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो LIC की बीमा सखी योजना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप भारतीय बीमा निगम की यानी LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। देखिए एक योजना चल रही है बीमा सखी योजना। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको 7,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा पर मंथ। और ये ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद महिलाएं क्या कर सकती हैं? LIC की एजेंट भी बन करके अपना काम प्रारंभ कर सकती हैं। इसमें उनको 7,000 रुपए भी पर मंथ सैलरी या स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो बीमा सखी योजना ये LIC की है, आपसे पूछ सकते हैं। और ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रयास है। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत एक बहुत बड़ी योजना है। कौन सी? महिला सखी योजना। कौन चला रहा है? LIC। चलिए नेक्स्ट बात करें, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में फंसे हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो कौन कौन फंसा हुआ अंतरिक्ष में? बुच विल्मोर और आपको पता होगा सुनीता विलियम्स। ये 5 जून 2024 को कहाँ पहुंच गए थे? अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे और वहाँ ये फंस चुके हैं। कुछ समय बाद इनको नीचे लाया जाएगा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स। डेट भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब चले गए थे वहाँ पे। तो 5 जून को ये चले गए थे वहाँ पर। नेक्स्ट, सीरिया में तख्ता पलट। आपसे पूछ सकते हैं कि किस देश में तख्ता पलट की घटना हुई है, ये आपको जानकारी होगी। सीरिया में हो गया है। और जो विद्रोही हैं वो कहाँ घुस गए हैं? सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने से सरकार गिरने के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि सीरिया में तख्ता पलट विद्रोही गुट ने कर दिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद ये देश छोड़ करके भाग चुके हैं और कुछ लोग वहां पे बहुत ज्यादा खुश भी हैं कि चलो परिवार का अंत हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की फोटो बांग्लादेशी मुद्रा से हटाई जाएगी। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं।
लेकिन अब चूंकि यहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया है, इसलिए इनकी फोटो अब करेंसी से हटा दी जाएगी और वो जो विद्रोह हुआ था जुलाई में बांग्लादेश में, जिसमें तख्ता पलट की घटना हुई थी, उस विद्रोह की फोटो क्या की जाएगी, इस बांग्लादेश की करेंसी पर अब लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ रोजगार निर्माण समाचार पत्र आपका। और आज के इसमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो आपने नोट डाउन कर ली होंगी, या आप यूं ही उसको याद कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो वैसे भी याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद का जो रोजगार निर्माण है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें प्रीलिम्स की। ऑल द बेस्ट।